हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। आज के इस करंट शो में हम लोग 11 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर पढ़ेंगे और इस करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके एक ही आता है, तो ये कंपलसरी चीज़ है। तो ये सारी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को आप हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो एक मोटिवेशनल पॉइंट है इसमें दिया गया है, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठिए और इसके बारे में सोचिए मत। आपका जो काम है उसको पहले करिए। तो पहले आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए कि हर एक चीज़ को हम अच्छे से तैयार कर पाएँ और एग्ज़ाम में जाने के बाद उस सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाएँ। तो पहले क्या है, किसी चीज़ का कोई चीज़ करने से पहले किस्मत के ऊपर उसको पेंडिंग नहीं छोड़ा जाता, उसको अपने ऊपर पहले उसका पूरा एफर्ट लगाकर मेहनत करिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टडी ग्रुप में इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में सार्क चार्ट दिवस कब मनाया गया है। तो सार्क चार्ट दिवस यह 1 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में कब मनाया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह मनाया गया है आपके 8 दिसंबर को। तो सार्क चार्ट दिवस 8 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी, यानी 8 दिसंबर को सार्क चार्ट दिवस मनाया गया है। अब यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसका एक मिनट, एक बार इसको वो कर दे तो हाईलाइट कर तब बताएं। तो हाल ही में सार्क चार्ट दिवस कब मनाया जाता है, 8 दिसंबर को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यह जो सार्क चार्ट दिवस है ये 8 दिसंबर 1985 को सार्क चार्ट दिवस को अपनाया गया था और इसी के उपलक्ष्य में 8 दिसंबर को सार्क चार्ट दिवस मनाया जाता है। अब आपके माइंड में ये क्लिक होगा कि सार्क का फुल फॉर्म नेम क्या है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो सार्क का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हाँ, वापस एक बार बता दे रहे हैं, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये आपका सार्क का फुल फॉर्म हो जाता है। अब हम लोग सार्क के बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं कि मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में, यानी 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। और इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल कौन हो जाते हैं, ए माला रूमान बिराकू। कौन हो जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए माला रूमान बिराकू जी अभी प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल सार्क के हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ, इसको हम मेंशन कर दिए, इसको अच्छे से एक बार रीड कर रहे हैं आप लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पहले दिया है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सेकेंड पॉइंट दिया है 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को ही मनाया गया है। और 2 दिसंबर को क्या है, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया 3 दिसंबर क्या मनाया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, विकलांग। 3 दिसंबर को क्या मनाया गया है, 3 दिसंबर को मनाया गया है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 4 दिसंबर को क्या मनाया गया है, 4 दिसंबर को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। तो 4 दिसंबर को 2 दिवस मनाया गया है, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 5 दिसंबर को क्या मनाया गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस। और 6 दिसंबर को क्या हो जाता है, 6 दिसंबर को हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो 6 दिसंबर को क्या मनाया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 7 दिसंबर को क्या मनाया गया है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस।
तो ये सब इम्पॉर्टेंट डे थे जो कि हम इसको यहाँ एक बार अच्छे से ऐड कर दिए हैं। तो अच्छे से इसको आप देख लेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। एक बार शार्ट में रिपीट कर रहे हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण और कंप्यूटर साक्षरता और गुलामी के उन्मूलन मनाया गया। और 3 दिसंबर को क्या मनाया गया? विकलांग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डे थे। तो इसको हम हर बार ऐड कर देते हैं। अच्छे से आप कापी में इसको नोट डाउन करेंगे। वापस एक बार इसके बारे में डिटेल अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। तो सार्क चार्ट दिवस कब मनाया गया? 8 दिसंबर को मनाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1985 यानी 1985 में हुई। 1985 में हुई। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है काठमांडू में, सार्क का। और अभी इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल हो जाते हैं ए माला रूमान बिराकू जी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको हम इसको बता दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे। और आपको भी मैं बोलता हूँ, सबसे पहले मॉर्निंग में उठने से पहले एक टारगेट फिक्स करिए, चाहे जो सब्जेक्ट का करिए, या करंट अफेयर का करिए, या स्टैटिक जीके, या मैथ, या रीजनिंग, कोई भी आप करिए। तो उसके पूरा एक पहले टारगेट सेट करना है कि आज इस चैप्टर को कितने हमको इस डे में आज कंप्लीट करना है। तो एक दिन ऐसे से करते करते धीरे धीरे आप पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे और उस सब्जेक्ट को उसी दिन कंप्लीट करने में अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए, चाहे जो हो जाए। दूसरा सब्जेक्ट छूट जाए चलेगा, लेकिन तो उस सब्जेक्ट जो चैप्टर है उसको आप उस दिन में कंप्लीट करिए। तो एक दिन में आप, तो उसके बाद धीरे धीरे आपका ऑटोमेटिक एक अच्छा प्रोसेसिंग बन जाएगा और आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नाबार्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको किया गया है साजी केवी जी को किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? हो जाएंगे ये आपके सी, यानी साजी केवी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मतलब अपॉइंटमेंट किया गया है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? साजी केवी। और अब आपके माइंड में ये क्लिक होगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म नेम क्या है, तो इसको भी हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, हाँ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड का फुल फॉर्म नेम है। और अब हम लोग थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं, यानी इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो नाबार्ड की स्थापना हो जाती है 1982 में, यानी 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है नाबार्ड का मुंबई में। और इसके नए अभी अध्यक्ष कौन है? साजी केवी जी, जो कि अभी यही बने हैं। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे स्टूडेंट? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम में नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी जी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि हम आपको ये बता दिए हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि यहाँ हम दिए हैं, उसको एक बार रीड करें, देखिएंगे आप लोग। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी जी को नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सी अचलेंद्र रेड्डी जी को किया गया है। सेकेंड पॉइंट दिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट दिया गया है, प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन जी को किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 1 मिनट प्लीज वेट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सेलेक्ट क्यों नहीं रहा यार? नेक्स्ट पॉइंट दिया, लक्ष्मी बैंकेट्स को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
तो INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी वेंकटेश को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, आज सिस्टम में थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, इसी वजह से सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। वैसे देख लीजिए, दिया सेबी ने सुंदर मरड़ राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। तो सेबी ने किसको नया अभी MD एंड CEO घोषित किया है? ये सुंदर मरड़ राममूर्ति जी को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अरुण गोयल को ECI का नया मतलब इलेक्ट्रिक कमिश्नर, इसका क्या फुल फॉर्म था यार? इलेक्ट्रो कमीशन ऐसे करके है, थोड़ा सा माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है, अभी देख के बता रहे हैं इसको, थोड़ा सा सोच के इसको दिया है। अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो ECI चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? अरुण गोयल जी को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। तो IOA की एथलीट कमीशन किसे चुना गया है? मैरी कॉम जी को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नया अध्यक्ष ये धनराज परिमल नाथवानी जी को चुना गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम आपको एक बार अच्छे से इसको रीड आउट कर दिए, तो आप एक बार देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ क्वेश्चन में हम पॉइंट आउट कर दिए हैं। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? नाबार्ड का फुल फॉर्म नेम हो जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म नेम है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में हुई, यानी 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? मुंबई में है। और इसके नए अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? साजी केबी जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किससे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, मतलब सेलेक्ट किया है? तो किसको किया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में? तो ये चुना गया है आपका ग्लोबिन मोड को चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गोबलिन दिया है, गोबलिन मोड। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर गोबलिन मोड को चुना है, यानी सेलेक्ट किया है। और यह डिक्शनरी मतलब किस पर्पस के लिए चुना गया इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो यह किसके लिए है? हाँ, यह एक कॉलेज के लिए है। थोड़ा सा माइंड में क्लिक हो रहा है, अभी बता रहे हैं। तो यह एक जो कॉलेज है परमा क्राइसिस के कॉलेज के लिए इस डिक्शनरी को अपनाया है, वर्ड ऑफ द ईयर बुक को चुना है। तो ये किसके लिए अपनाया है? यह परमा क्राइसिस कॉलेज के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी गोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, हाल ही में, एक मिनट, दिया हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? तो ये किस जगह हुआ है? 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता ये किस कंट्री में हुआ है? ये आपके हो जाता है उधमपुर में हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट सी, यानी उधमपुर में हाँ, उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। और यह मतलब जम्मू कश्मीर पहले हमारा एक राज्य था, लेकिन अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। पहले ये क्या था? ये राज्य था। अब क्या हुआ? ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं यूटी। तो 3 दिवसीय हथियार फायरिंग किस जगह प्रतियोगिता संपन्न हुई है? उधमपुर में हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? जी। अब हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं, यानी
उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो जम्मू कश्मीर के अभी प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, और जम्मू कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसको भी हम एक बार अच्छे से बता रहे हैं, उसको आप अच्छे से काफ़ी नोट डाउन करिए। एक है दक्ष ग्राम नेशनल पार्क, दूसरा हो जाता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तीसरा हो जाता है डल झील हो जाता है, और चौथा हो जाता है वूलर झील, और पाँचवा हो जाता है मानस वल झील हो जाता है, और छठा हो जाता है गंगावल झील। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से रिलेटेड थे, ये सारे हम इस क्वेश्चन में आपको बता दिए, अच्छे से आप कापी में नोट डाउन करेंगे। वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क हो जाता है दक्ष ग्राम नेशनल पार्क, दूसरा हो जाता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तीसरा हो जाता है डल झील, और चौथा हो जाता है वूलर झील, और पाँचवा हो जाता है मानस वल झील हो जाता है, हाँ आई थिंक मानस वल झील ही है, और छठवां हो जाता है गंगावल झील। तब ये सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से रिलेटेड थे जो कि हम अच्छे से आपको बताएं, अच्छे से कापी में आप लोग नोट डाउन करेंगे। और कुछ पॉइंट यहाँ मेंशन किए उसको देखेंगे आप लोग। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, यार चल ही नहीं रहा यार, चलो छोड़ो जाने दो, कोई नहीं। दिया इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, रुको हम लोग यही वाले चलते हैं, हाँ यही सही रहेगा। फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। तो पुष्पांजलि समारोह आयोजित किसने किया, भारतीय सेना ने किया है। और सेकंड पॉइंट दिया गया इसमें, सेकंड पॉइंट क्या दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट दिया गया इसमें चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव किस जगह आयोजित किया गया, जम्मू कश्मीर में किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने के लिए घोषणा किए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है। तो पहला मल्टीप्लेक्स किस जगह खोला गया है, श्रीनगर में खोला गया है, यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। तो उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो जो राष्ट्रीय ध्वज है कितने फीट का है, 120 फीट का है। तो कौन किए हैं, उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के किए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि आपको इसको एक बार बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया इसमें, हाल ही में केरल सरकार ने किसे केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। तो केरल सरकार ने केरल कलामंडल कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, ये मालिका साराभाई को किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी। तो केरल सरकार ने कलामंडल कुलपति किसे नियुक्त किया है, ये मालिका साराभाई को किया है। और अब हम लोग केरल के बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल। तो केरल की कैपिटल हो जाती है तिरुवनंतपुरम, और केरल की चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं पिनरई विजयन हो जाते हैं, और केरल के गवर्नर हो जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इन्होंने अभी केरल में एक योजना भी चालू किया है, जो माइंड में क्लिक कर रहा है, बता रहे हैं एक मिनट, कौन सा योजना चालू किया गया, हाँ 1 स्कूल एंड 1 IS योजना भी शुरू किया है। कौन शुरू किया है, केरल के गवर्नर ने किए हैं। और केरल गवर्नर का नाम क्या हो जाता है, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ कुछ पॉइंट दिया, इसको हम एक बार रीड करें। देखिए, केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड कौन जीता है, केरल ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, केरल सरकार ने स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्राप्त पूर्ति करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया, पूरे राज्य में सोने के एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। तो सोने की एक कीमत समान वाला राज्य कौन सा बना है, केरल ने बना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का कौन पुरस्कार जीता है, केरल जीता है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया, केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण का निर्णय लिया है। तो 1 लाख छात्रों के लिए फुटबॉल प्रशिक्षण कौन सरकार ने लिया है? केरल ने लिया है, निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। तो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? केरल करेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यहाँ पॉइंट आउट कर दिए हैं, तो अच्छे से आप इसको देख लेंगे। अब वापस एक बार शार्ट में बता रहे हैं, केरल की कैपिटल हो जाती है तिरुवनंतपुरम, और केरल के चीफ मिनिस्टर भाई कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन हो जाते हैं? आरिफ मोहम्मद खान। और इन्होंने अभी रिसेंट केरल में एक योजना चालू किया है जिसका नाम अभी बताए हैं हम आपको, 1 स्कूल एंड 1 IS योजना शुरू किए हैं। तो ये कौन किया है? केरल सरकार ने किए हैं। तब ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि अच्छे से आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं स्टूडेंट? ये आपके बने हैं, और हाँ ये बने हैं आपके, थोड़ा सा क्या था, तो केरल के हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं आपके आदित्य मित्तल जी बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए, यानी आदित्य मित्तल जी को केरल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। अब हम लोग केरल के बारे में कुछ पॉइंट जान लेंगे इंपॉर्टेंट। तो 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र को चुना गया है, और 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्राव गुहा कोलकाता को चुना गया है, और 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम तमिलनाडु को चुना गया है, और 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना को चुना गया है, और 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर वी प्रणव तमिलनाडु को चुना गया है, और 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बेंगलुरु को चुना गया है, और जो अभी 77वें हैं जो रिसेंट में चुना गया है, किसको चुना गया है? आदित्य मित्तल जी को चुना गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि यहाँ हम अच्छे से इसको पॉइंट आउट किए हैं, तो आप एक बार देख लेंगे। तो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर किसे चुना गया स्टूडेंट? आदित्य मित्तल जी को चुना गया है। एक फर्स्ट याद रखिएगा, एक लास्ट और कुछ बीच में का। तो 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र को चुना गया है, और 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल जी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, हाल ही में इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल विकास करेगा? तो इसरो जो है एक स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल किसके लिए विकास करेगा? यह करेगा आपको लद्दाख के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? सी। तो लद्दाख के लिए यह स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल डेवलप करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि इसरो का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है। तो इसरो क्या है? इसका फुल फॉर्म नेम हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसरो का फुल फॉर्म नेम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, यानी 1969 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु में है। और अभी इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हो जाते हैं एस सोमनाथ जी हो जाते हैं। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इसको भी एक बार देखिए। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। तो सुभाष अभियान किस जगह शुरू किया है? लद्दाख में किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया, अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया जाएगा। तो अग्नि तत्व अभियान पहला किस जगह आयोजित किया जाएगा? लेह में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया, 26वें सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू होगी। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, संस्कृति विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह के लद्दाख में हुआ है। तो सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किस जगह किया जाएगा? लेह के लद्दाख में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट एक दिए गए हैं इसमें, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर दिया है, सिनेमा घर रोमिंग सिनेमा हॉल
रोमिंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया जाएगा। तो जो चलता फिरता सिनेमा घर है वो किस जगह स्थापित किया जाएगा, यह लेह में आयोजित किया जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, एक बार इससे आप अच्छे से देख लेंगे। वापस एक बार शार्ट में बता रहे हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म नेम हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है, और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हो जाते हैं यस शोभनाथ जी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले आपके माइंड में यही क्लिक होगा कि FAI का फुल फॉर्म नेम क्या है, तो पहले यही जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो FAI का फुल फॉर्म नेम हो जाता है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो संगोष्ठी उद्घाटन ये कौन किए हैं, ये अपने केंद्रीय मंत्री ने किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी डॉक्टर मनसुख मंडाविया अपने केंद्रीय मंत्री हैं, तो इन्होंने ही संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने ही फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का संगोष्ठी उद्घाटन किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी, यानी डॉक्टर मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, हाल ही में नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो अभी रिसेंट में जो इंडिया में कोयला का मतलब प्रोडक्शन कितना प्रतिशत बढ़ा है वही पूछा है। तो अभी नवंबर मंथ में जो भी रिसेंट बीता हुआ उसी माह का पूछा है। तो ये कितना प्रतिशत बढ़ा है प्यारे स्टूडेंट, ये बढ़ा है 11.66%, मतलब 11.66% नवंबर माह में भारत में कोयला का प्रोडक्शन प्रतिशत बढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11.66%। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सनल ऑफ द ईयर चुना है, यानी सेलेक्ट किया है। तो ये किसको किया है, ये आपके यूक्रेन, कौन थे, यूक्रेन ही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है, ये चुना है यूक्रेन को चुना गया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाते हैं वोलोडिमिर, क्या है, हाँ ऐसे कुछ नाम है यार, थोड़ा सा नाम उनका अजीब है, वोलोडिमिर जेलेंस्की है। क्या हो जाता है, वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। तो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे सेलेक्ट किया गया है, यूक्रेन को सेलेक्ट किया गया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो ये किस सरकार ने एशिया के लिए ड्रोन डिलीवरी हब अनावरण किया है, यह आपके किया है मेघालय के लिए किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सी, यानी मेघालय के लिए यह ड्रोन डिलीवरी हब अनावरण किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। और अब हम लोग मेघालय के बारे में पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे, मतलब इसकी कैपिटल क्या है, और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, इसके गवर्नर कौन है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो मेघालय की कैपिटल हो जाती है शिलांग, और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा हैं, और इसके गवर्नर कौन हो जाते हैं, ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हो जाते हैं। तो कैपिटल क्या हो जाती है, शिलांग, किसके, मेघालय की, और चीफ मिनिस्टर मेघालय कौन है, कॉनराड संगमा, और अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है मेघालय के, ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हैं। और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ मेंशन किए हैं, इसको आप एक बार देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। एग्जाम में पूछ दे वांगला महोत्सव किस जगह मनाया गया है, तो बताएं क्या, मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़वा और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। तो नागरिक जुड़वा और संचार कार्यक्रम किसने किया है, मेघालय के मुख्यमंत्री ने ये शुरू किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मेघालय में स्थित मोमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। तो मोमलूह गुफा की पहली भारतीय भू विरासत साइट किसको मिली है, मेघालय को मिली है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, मेघालय
काइके महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू होगा। तो सॉरी हाँ, मेघालय काइके महोत्सव किस जगह शुरू होगा? मेघालय में शुरू होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, मेघालय के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है। तो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की मंजूरी किसको दी है? मेघालय को दी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, डीपी वाहलांग मेघालय के नए मुख्य सचिव चुने हैं। तो डीपी वाहलांग जो हैं वो मेघालय के नए अभी प्रेजेंट टाइम में सचिव चुने गए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो अच्छे से आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण कौन किया है? मेघालय ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया, हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये बने हैं आपके केबी सुरेश कुमार जी बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? केबी सुरेश जी को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, हाल ही में दीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो बोलुआर्ट जो हैं किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये बने हैं आपके पेरू के बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? बी, यानी पेरू को सॉरी दीना बोलुआर्टे देश की पहली राष्ट्रपति बनी है पेरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो दीना बोलुआर्ट हैं वो किस जगह की राष्ट्रपति बनी है? पेरू की बनी है। अब हम लोग पेरू के बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं। तो पेरू की कैपिटल हो जाती है लीमा और इसकी करेंसी हो जाती है सोल। तो पेरू की कैपिटल क्या हो जाती है? लीमा और इसकी अभी करेंसी का क्या है? सोल है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, उसको एक बार रीड आउट कर रहे हैं, देख लेंगे आप लोग। फर्स्ट पॉइंट दिया इसमें, कासिम जोमार्ट टोकावेव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो जो एक हैं कासिम जोमार्ट, यह कजाकिस्तान के राष्ट्रपति अभी सेलेक्ट किए गए हैं रिसेंट में। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पार्क सुमर जी को चुना गया है। मूसर जी को, हाँ, नताशा पार्क मूसर जी को चुनी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं बेंजिम क्या दिया है इसमें? नेतन्याहू जी को चुना गया है। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसे सेलेक्ट किया गया है? बेंजामिन नेतन्याहू को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, लुइज इनोसियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। थोड़ा सा नाम बहुत वो है, तो एक बार अच्छे से एक बार वापस पढ़ रहे हैं, देखिए। लुइज इनासियो लूला ली सिलाव ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक जी बने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, उल्फ क्रिस्टल्सन स्टाबिन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो जो उल्फ क्रिस्टल्सन हैं वो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि यहाँ एक बार दिए हैं, पॉइंट आउट किए हैं, तो आप लोग देख लेंगे। और पेरू की राजधानी हो जाती है लीमा और प्रेजेंट टाइम में पेरू की करेंसी क्या है? सोल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? तो ये किस जगह किया गया है? ये आपके तमिल में किया गया है। तो कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव की जगह आयोजित किया गया है, यह आपके तमिल में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव आयोजित किया गया है। अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल हो जाती है चेन्नई और प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं MK स्टालिन हैं। और प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है? RM रवि जी है। और यहाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट त्यौहार मनाए जाते हैं, उसको भी एक बार बता रहे हैं, अच्छे से आप कापी में नोट डाउन करिए। एक हो जाता है आदिपूरम त्यौहार, और पूरे देश में सबसे बड़ा तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन का सबसे बड़ा ये देश है। और यहीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर तमिलनाडु है। तो मछली पालन के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर तमिलनाडु है और
खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी तमिलनाडु सबसे शीर्ष पर रहा है। और यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? आदि पूरन त्यौहार मनाए जाते हैं, और इसके गवर्नर हो जाते हैं RM रवि, और इसके चीफ मिनिस्टर कौन हो जाते हैं? स्टालिन, और इसकी कैपिटल क्या हो जाती है तमिलनाडु की? चेन्नई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए, इसको एक बार रीड कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है, तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क किसने पेश किया है? तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सरकार ने किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। तो पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य कौन अधिसूचित किया है? तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, क्या दिया इसमें? पैग्रोटोन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए ये चुने हैं, आयोजित किए हैं। तो तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए के लिए नियंत्रित करने के लिए आयोजित किए हैं। तो कार्तिक गई दीपम व्रत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें दिया है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? तो मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन कौन किया है? ये किए हैं आपके मानसी गुलाटी जी ने किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर? तो मानसी गुलाटी जी ने मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब इसके बारे में हम लोग पूरा जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, नल गाड़ा अनटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इसे एग्जाम में पूछेगा, नल नाडा अनटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक कौन ने लिखे हैं? गौतम बोरा जी ने लिखी हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बीनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं सेन वाटसन ने लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया, फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। तो फ्रांसीसी लेखक जो हैं रेना नाबा, यह किस पुस्तक का विमोचन किए हैं? यह न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द एशिया का विमोचन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो हरदीप सिंह जो पुरी हैं, यह किस यूनिवर्सिटी के लिए पुस्तक लिखे हैं? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाते हैं। तब ये इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हम बताएं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से हम एक्सप्लेन करके वापस आपको बता पाएँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? अभी तक तो नोटों का ATM ओपन किया गया था, बट अब अपने भारत में गोल्ड ATM किस जगह ओपन किया गया है? ये आपके ओपन किया गया है हैदराबाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? हैदराबाद में गोल्ड ATM को ओपन किया गया है। तो एग्जाम में पूछे पहला गोल्ड ATM किस जगह ओपन किया गया है, तो किस जगह ओपन किया गया? हैदराबाद में ओपन किया गया है। ये कौन किया है? अपना ये प्यारा भारत ने किया है। तब सब सारे जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वैसे करंट अफेयर में ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे उसी क्वेश्चन को हम लोग करंट अफेयर्स को क्लास में पढ़ेंगे। अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप उसका रिप्लाई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। और एक चीज़, मैक्सिमम स्टूडेंट ने हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल लिखते हैं, तो आपको भी मैं यही बोलता हूँ कि जितना भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल आए उतना आप उस क्वेश्चन का डिटेल आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़,
अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे और अपने व्हाट्सअप फेसबुक एसटीडी ग्रुप में इस क्लास के लिंक को शेयर करेंगे, क्योंकि यार इतना तो आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि इतना कंटेंट्स लिखने में टाइम भी लगता है और सारी चीज़ें ये है, तो थोड़ा सा भी आपको भी हेल्प करना है, सपोर्ट करना है। तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे और अपने व्हाट्सअप फेसबुक या स्टडी ग्रुप में इस चैनल के लिंक को आप शेयर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।